हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाला हूं मैं सॉल्यूशन चैप्टर से बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। जानते हैं सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है? उसी से स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को जब मैं कहीं पे डिसॉल्व करने लग रहा हूं, जैसे एग्जांपल आप नमक को पानी में घोलने लग रहे हो, तो नमक को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते टाइम पे कितना अमाउंट NaCl का डिसॉल्व हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। अब मैक्सिममली अगर मैं मान के चलूं तो NaCl को कितना डिसॉल्व कर लेंगे? 100 ml अगर वाटर लेते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं उसके अंदर 36.5 ग्राम ऑफ NaCl वहां पे डिसॉल्व कर सकता हूं, यानी ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। यानी मैं मैक्सिमम अमाउंट है वहां पे जो उसको डिसॉल्व कर पा रहा हूं वहां पे वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। तो यहां इस चैप्टर में हम लोगों ने दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट भी करने हैं। नंबर 1 आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सेकंड आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर, तो देखिए सॉलिड जो होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया था NaCl है, NaCl इन वाटर, वाटर के अंदर वो डिसॉल्व होने लग रहा है, ऑब्वियसली डिसॉल्व हो भी जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली यहां पे सॉल्युबिलिटी किसकी देखी हमने? सॉलिड की। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो अब यहां एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि मैं देखिए जब NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करने लग रहा हूं तो उसके लिए एक टर्म आती है, क्या नाम है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से क्या मतलब है कि हाँ भाई मैं जो NaCl है या जो मेरे पास सोल्यूट है, मैं उसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं। मैं सॉल्वेंट के अंदर क्या कर रहा हूं? डिसॉल्व कर रहा हूं। यहाँ सोल्यूट सॉल्वेंट से क्या मीनिंग है? सोल्यूट वो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट वो जो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे आप बोलते हैं सॉल्वेंट। तो डिसोल्यूशन यानी कितना अमाउंट हमने सोल्यूट का डिसॉल्व किया किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, हम इसे क्या नाम देंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी। अब यहां टर्म आ जाती है कि देखिए मैं डिसॉल्व भी तो मैक्सिमम अमाउंट, कुछ ना कहीं तो मुझे रुकना पड़ेगा ही। मैं मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर पाऊंगा, यानी उसके बाद डिसोल्यूशन बंद हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब वो डिसोल्यूशन बंद होगी, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब उसके अंदर सॉल्युबल होता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी आने लग रही है, सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी आने लग रही है, सॉल्युबिलिटी आ रही है किसकी? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है हम इसे क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वी कॉल इट एज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, एक खास बात और है, अगर मैं यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं इस फिनोमेनन का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो थोड़ा सॉल्युबिलिटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी, वहां पे सॉल्युबिलिटी फिर से स्टार्ट हो जाएगी और एक सर्टेन अप टू द लेवल जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप ये चीज क्लैरिफाई हो गई है ना। तो हम इसे क्या नाम देंगे बेटा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जाने के बाद क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज है? क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो हमने NaCl जो वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, वो NaCl वहां पे ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने कभी जलेबी खाई हो तो जलेबी वाला अपने साइड में एक सॉल्यूशन रखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में चाशनी भी बोलते होते हैं। जो जलेबी के फॉन्ड ऑफ है वो लोग ज्यादा बेटरली बता पाएंगे। तो वो जो चाशनी साइड में रखी होती है, अगर आप देखें तो सर्दी में फटाफट वो नीचे चीनी बैठती रहती है। वो चीनी कहां से बैठ रही है? वो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है वहां पे। क्या लग रहा है? वहां पे क्रिस्टलाइजेशन होने लग रहा है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो सॉल्युबिलिटी का आई होप सबको कंसेप्ट क्लैरिफाई हो गया कि कितना अमाउंट मैं सॉलिड का डिसॉल्व कर रहा हूं 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे आप उसे? सॉल्युबिलिटी, है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, कितना अमाउंट मैंने डिसॉल्व किया, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। सेम विद द केस ऑफ गैस। जब गैस, देखिए गैस भी क्या होती है? डिसॉल्व होती है लिक्विड्स के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड का एक बेस्ट एग्जांपल आ गया DO। DO का मतलब होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। DO का मीनिंग है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से क्या मीनिंग है? देखिए जो फिश होती है वाटर के अंदर ऑटोमेटिकली तो सरवाइव करने से रही, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जब आप जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वाटर के अंदर जाती है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, तो वहीं पे इंटैक्ट हो जाता है। वहीं पे क्या हो जा रही है? इंटैक्ट हो जा रही है। उसके जो बीच में गैप्स हैं लिक्विड के, उसके अंदर, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को फिश जो है, फिश है या एक्वेटिक एनिमल्स है, वो सारे के सारे सर्वाइव करने के लिए
यूटिलाइज करते हैं इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। अब सॉल्युबिलिटी गैस की भी होती है लिक्विड के अंदर, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी आप सॉलिड्स की तरह से हम लोग देखें, है ना, इतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती। अब इसी चीज को फर्दर इलैबोरेट करते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। अब कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट भी करने लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। अब अगर हम उन फैक्टर्स को देखते हैं तो फैक्टर्स कौन कौन से आगे हमारे पास में, देखिए फैक्टर्स तो कॉमन है। नंबर 1 क्या आ गया हमारे पास में, टेम्परेचर। सॉलिड्स के केस में भी क्या आ गया, टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर क्या आ गया, नेचर। और थर्ड फैक्टर क्या आ गया, प्रेशर। थर्ड फैक्टर इज योर प्रेशर। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं, सॉल्युबिलिटी जो होती है, बिलिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। वहीं की अगर नेचर की बात करें तो यहां पे फिनोमेनन आएगा लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। यहां लाइक डिसॉल्व लाइक से क्या मीनिंग है, देखिए यहां लाइक डिसॉल्व लाइक से मीनिंग है कि अगर आपके पास पोलर है सॉल्यूट और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, पोलर है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्युबलाइज हो जाएगा। प्रेशर की बात करें, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई खास सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता यहां सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का। अगर मैं 5 एटमॉस्फेयर भी बढ़ाने लग रहा हूं NaCl के ऊपर, 500 एटमॉस्फेयर भी प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा हूं, तो 0.02% के करीब सॉल्युबिलिटी वहां पे एनहांस होगी, जो कि ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। अच्छा, अब इस चीज में ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी जो होती है हमेशा ही टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो टेम्परेचर के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके एग्जांपल जैसे मेरे पास आ गया KNO3 रख लो एग्जांपल में, या एग्जांपल में आप रख लो KCl, या एग्जांपल में रख लो आप KBr, यानी कोई भी किसी भी तरह का सोल्ट अगर हम रखें तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। और ध्यान रखना, इस सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने के लिए जो हम रीजंस भी दे रहे हैं, एनहांस करने के लिए जो हम रीजन भी दे रहे हैं वो क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल का, ली चैटलियर प्रिंसिपल का। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो आपकी क्या है, एंडोथर्मिक है। जैसे आप उसके अंदर सॉल्ट को डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वहां से एनहांस होनी स्टार्ट हो जाएगी। वहां से जो सॉल्युबिलिटी है वो बेटा क्या होगी, एनहांस होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ सॉल्यूट ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को मतलब एनहांस कर रहा हूं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब कुछ एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं Li2SO4 का, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिथियम सल्फेट। क्या नाम देते हैं आप उसको, लिथियम सल्फेट। नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, Ce2SO4 होल थ्राइस, सीरियम सल्फेट, दैट इज अनदर एग्जांपल। यानी अगर मैं देखूं इनको, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाँ, वन मोर एग्जांपल के जैसे एग्जांपल आ गया Na2CO3.10, इट इज ओनली H2O। अगर इनमें से कोई भी है, अगर इनमें से कोई भी है, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी इन तीनों सॉल्ट्स के केस में ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूं, एक मेरे पास और आ गया जिसे हम क्या बोलते हैं, Na2SO4, जिसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। Na2SO4 के साथ याद रखना कि जो Na2SO4 है साथ में उसके क्या है, 10H2O। ध्यान रखना, एक टेम्परेचर है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर 32.8 केल्विन, ठीक है, 32.8 सॉरी केल्विन लिख दिया मैंने, डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। अगर मैं इस टेम्परेचर पे इसको हीट अप करता हूं तो याद रखना इस टेम्परेचर पे 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो ये क्या बन गया, Na2SO4 एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आया, एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको वापस से इससे लो टेम्परेचर पे हीट करूं, 32.8 से लो टेम्परेचर पे हीट करूं, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी इस टेम्परेचर को इसीलिए हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। वी कॉल्ड इट एज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये कुछ एक सॉल्ट थे जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। आगे देखिए यहां पे तो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें, ये तो चीज हमें क्लैरिफाई हो गई कि जो गैस होती है वो मतलब सॉल्युबलाइज हो सकती है लिक्विड के अंदर।
अब यहाँ एक छोटी सी चीज पे ध्यान रखना है कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने वाले, फैक्टर्स वही हैं, फैक्टर्स अलग कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों के फैक्टर्स जो थे सेम ही थे ऑलमोस्ट एक तरीके से, ठीक है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, सबसे पहले बात आ गई टेम्परेचर की, तो ध्यान रखना यहां जो सॉल्युबिलिटी थी इन जनरल वो क्या थी, एंडोथर्मिक। ज्यादातर सॉल्ट की जो होती है सॉल्युबिलिटी वो क्या होती है, एंडोथर्मिक। लेकिन जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी वो क्या होती है, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। वो किस फॉर्म में होती है, मेनली एक्सोथर्मिक फॉर्म में। अगर मैं बात करूं यहां जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। और जबकि यहां पे बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई ने कई बार पूछा हुआ है कि जो फिश होती हैं वो मतलब ठंडे पानी में ही क्यों ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस रहते हैं, जो फिश हमारे पास है। तो ध्यान रखना जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होगी। यानी अगर मैं अंटार्कटिक रीजन के अंदर जाऊं तो वहां पे टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत लो है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी ज्यादा होगी, तो फिश की जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो भी ज्यादा होगी, और ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स भी मुझे वहीं पे मिलने वाले हैं। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लेते होते हैं यहां से। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आपने इसमें किया था, अगर याद हो तो नेचर। नेचर किसका, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो यहां पे भी वही चीज आ गया, यहां पे भी डिपेंड करता है नेचर किसका, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्यूट, यानी इन दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करना है। फिर से कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ गैस की, कुछ गैस होती है जो इनर्ट, जिनकी सॉल्युबिलिटी है ही नहीं है। अब कुछ गैस ऐसी होती है थोड़ा बहुत जो जैसे ऑक्सीजन वगैरह है वो आराम से वो गैसेस क्या करती हैं, डिसॉल्व कर जाती हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, नेचर ऑफ गैस और सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ये भी बहुत तगड़ा फैक्टर है जो इंपॉर्टेंटली आगे जाके अफेक्ट करता होता है। यहां जो सबसे मेन फैक्टर आगे देखिए, जहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं था सिग्निफिकेंट, लेकिन यहां पे प्रेशर का एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है प्रेशर का। तो ध्यान रखना कि यहां जो सॉल्युबिलिटी है, यहां पे जो सॉल्युबिलिटी है गैस इन लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। यानी जितना जितना आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, एनहांस होती चली जाएगी गैस इन लिक्विड के अंदर। इसी चीज को फर्दर जो इलैबोरेट करते हैं, इस चीज को फर्दर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट्स में, वो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आ जाते हैं जिनका नाम है हेनरी। क्या नाम है, हेनरी। तो हेनरी ने इस चीज को फर्दर इलैबोरेशन दी है। तो यहां से फर्दर जो इलैबोरेशन है वो किसने दी थी, हेनरीज ने। किसने दी थी, हेनरी ने। तो यहां पे इसी वजह से हम लोग एक स्टडी करते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है, जो हमारा हम लोग का अब ये नेक्स्ट पार्ट है ना। अब देखिए हेनरी लॉ से मीनिंग क्या है, अब हेनरी लॉ से मीनिंग देखते हैं। मैं एक बार इरेज कर देता हूं, देखिए अब हेनरी लॉ क्या कह रहा है। हेनरी कहता है, मैं हेडिंग डाल देता हूं, हेनरीज लॉ। यहां पे हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है ना गैस की, जो सॉल्युबिलिटी है, या सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जो मास ऑफ गैस डिसॉल्व है, एम का मतलब है मास ऑफ गैस डिसॉल्व, मास ऑफ गैस डिसॉल्व जो हमारे पास आ रहा है वो डिसॉल्व, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। यानी जितना ज्यादा मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा गैस उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सॉल्युबलाइज होती चली जाएगी, गैस उतनी क्या होगी, सॉल्युबलाइज होगी। देखिए किस तरह से गैस यहां पे डिसॉल्व हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि देखो हुआ क्या एक्चुअल में कि जैसे ये हम लोग का लिक्विड है, अब लिक्विड के ऊपर ऑब्वियसली बात है, अब अगर आपने गैस यहाँ पे कोई डाल दी और ये कंटेनर क्लोज है, आपने यहाँ कोई गैस डाल दी और किसी पिस्टन वगैरह से आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करने लग रहे हैं। तो जैसे पिस्टन को आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो जो गैस होती है, गैस के पार्टिकल ड्यू टू हाई प्रेशर दे कम क्लोजर टू ईच अदर, जिसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, लिक्विफाई। यानी गैस की लिक्विफिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी और लिक्विड ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर आराम से हम लोग वहां पे डिसॉल्व कर पाएंगे। तो यानी जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा मास क्या होगा, गैस का डिसॉल्व होगा। देयर इज अनदर डेफिनेशन व्हिच वाज सजेस्टेड बाय द हेनरीज। उन्होंने क्या बोला कि जो मोल फ्रैक्शन है, उन्होंने क्या बोला, जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यानी किसी भी गैस का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सॉल्युबलाइज होगी। और पी का मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर exerted over gas,
यानी गैस के ऊपर जितना ज्यादा मैं पार्शियल प्रेशर अप्लाई करने लग रहा हूं उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या है हम लोग के पास में वहां पे लिक्विड की आती जा रही है। अब जो चीजें ध्यान रखनी है यहां पे, यानी कि कुछ एक फैक्टर्स हैं जो हेनरी लो के, मतलब जब हेनरी लो क्या होता है, फेल हो जाता है कि मतलब आपको उनको वेरी नहीं होने देना है, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स हैं, चलिए उनको देखते हैं हम लोग। देखिए अब किस तरह से कौन कौन से आ गए हैं फैक्टर्स हम लोग के पास। नंबर 1 देखिए, जो प्रेशर की बात कर रहा है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, KH जो होता है वो डिपेंड करता है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, यानी हर गैस के साथ में ये चेंज हो जाएगा। एज वेल एज अगर हम बात करें सॉल्वेंट तो उसके साथ भी ये चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना, जो KH होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यानी थर्ड पॉइंट भी ध्यान रखना कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू ऑफ KH के। यानी अगर KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। एक सिंपल से पॉइंट में अगर हम देखें तो यानी एक चीज तो ध्यान रखनी है हम लोग को कि अगर हम बात करें लिमिटेशंस के, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसके अंदर प्रेशर शुड बी लो, ये चीज ध्यान रखनी है, शुड बी लो। क्योंकि अगर प्रेशर हाई रहेगा तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, और अगर गैस लिक्विफाई होगी तो ये लो क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ये लो जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, अगर टेम्परेचर लो होगा तो वही सेम केस आ गया, गैस क्या होगी, लिक्विफाई हो जाएगी। या थर्ड भी यही चीज रहेंगे, गैस शुड नॉट बी लिक्विफाई, गैस शुड नॉट बी लिक्विफाई, जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो गैस शुड नॉट बी लिक्विफाई, गैस लिक्विफाई, और गैस को लिक्विफाई कौन कर रहा है, अगर प्रेशर हाई हुआ तो भी हो जाएगा और टेम्परेचर लो हुआ तो भी हो जाएगा। यानी प्रेशर लो होना अगर प्रेशर हाई हुआ तो भी लिक्विफाई हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर लो हुआ तो भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी। एंड गैस शुड नॉट बी लिक्विफाइड। और फोर्थ क्या है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद किसके साथ भाई, लिक्विड। ऐसा ना हो कि हमने गैस उसमें डाली और वो आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर CBSE भी कई बार क्वेश्चन उठाता होता है और आपके कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप ये चीज क्लैरिफाई होगी हेनरी लो के रिलेटेड। अब हेनरी लो को यूज करेंगे कहां पे, देखिए हेनरी लो को हम लोगों ने यूज कहां करना है, एप्लीकेशंस में हम लोग ध्यान देते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लो, भाई क्या क्या एप्लीकेशन है हेनरी लो की। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लो की, तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई हमारी स्कूबा डाइविंग के ऊपर। स्कूबा डाइविंग, इससे क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। स्कूबा डाइविंग क्या है, देखिए पानी के अंदर जो सी डाइवर जाने लग रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसे तो जाने से रहे, दे नीड द ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर और नाइट्रोजन का मिक्सचर साथ लेके जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का दोनों का मिक्सचर एक साथ लेके जाते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या आती है कि ये जो नाइट्रोजन गैस हम लोग इनहेल करेंगे ये हमारी ब्लड कैपिलरीज में भी जाएगी। जब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाने लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब वो स्कूबा डाइवर, मान लीजिए अभी ये नॉर्मल डीप सी में है, अंदर है, ठीक है, दोनों गैसेस घुली हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन से तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे वो सी डाइवर है आपका, जैसे जैसे वो सरफेस पे आएगा प्रेशर क्या होता जाएगा, रिड्यूस। प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, प्रेशर कम होता जाएगा उसकी बॉडी पे। जैसे प्रेशर कम होगा उसकी बॉडी के ऊपर तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस क्या होगी, कम होती जाएगी, वो क्या होगी, लो होती जाएगी। अब अगर लो होती जाएगी तो बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगी, आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, वो बाहर आने की कोशिश करेगी। जब वो ब्लड कैपिलरीज से बाहर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां से वो एक बड़ी ही पेनफुल कंडीशन जनरेट करती है, जिससे वैक्यूम भी बन जाता होता है वहां पे, और वैक्यूम वहां जाके ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। दैट पेनफुल कंडीशन इज कॉल्ड एज द बेंड्स, और इन बैंड्स की वजह से कई बार स्कूबा डाइवर की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा इंसिडेंट ना हो
ऐसा किसी के साथ मिसहैप ना हो, तो इन लोगों ने क्या मतलब स्कूबा डाइवर्स ने क्या किया, अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उनके अंदर 11.7% हीलियम को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। कितना? 11.7%। ध्यान रखना, अब 11.7% हीलियम का और साथ में 56.2% वो क्या रखते हैं, N2 गैस। बाकी जो बच गया रिमेनिंग पार्ट वो किसका? ऑक्सीजन का। रिमेनिंग पार्ट सारा किसका है? O2 गैस का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम का साइज जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉल साइज है, बहुत ही छोटा साइज है अगर हीलियम का, तो ऑब्वियसली छोटा साइज होने की वजह से इजीली पास थ्रू द पोर्स, इजीली पास्ड थ्रू पोर्स एंड ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरी से इजीली वो क्या करेगी? पास करेगी। जब बेटा वो पास करेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा वहां से, जैसे वो पास ऑन करेगी वहां से नाइट्रोजन भी कहती है मैं भी तेरे पीछे पीछे आ जाती हूँ, क्योंकि उसने रास्ता बना दिया और नाइट्रोजन गैस भी उसके पीछे पीछे निकल जाएगी, और बेंड्स की प्रॉब्लम भी क्या होगी? उसको अवॉइड हो जाएगी। यानी उसको इस तरह की प्रॉब्लम वहां पे फेस आउट नहीं होगी स्कूबा डाइवर को। सेकेंड हम लोग के पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है हेनरीज लॉ की। नेक्स्ट एप्लीकेशन हेनरी लॉ की आ गई कार्बोनेटेड बीवरेजेस, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक भी बोलते हैं आप उसे, ठीक है। तो देखिए कार्बोनेटेड बीवरेजेस किस तरह से आ रही है। कार्बोनेटेड बीवरेजेस, कार्बोनेटेड बीवरेजेस के अंदर क्या है, मैंने एक छोटी सी बोतल ली, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, उसमें कुछ अमाउंट शुगर का ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल शुगर या स्वीटनर्स जो भी कंपनी ऐड करती है उस बोतल के अंदर। साथ ही साथ मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया, स्वीट ऐड किया, कलर ऐड किया, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस ऐड कर दी, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ऊपर से जो मेरे पास CO2 गैस है मैं उसके ऊपर हाई प्रेशर लगाऊंगा, और हाई प्रेशर की वजह से वो लिक्विफाई हो जाएगी। जब वो लिक्विफाई होगी तो मैं उस बोतल के अंदर उसको डाल दूंगा, और जो मेरे पास प्रिपेयर हो गया वो क्या हो गया, कार्बोनेटेड बीवरेजेस। क्या बन गया, कार्बोनेटेड बीवरेजेस, है ना। तो इन कार्बोनेटेड बीवरेजेस की प्रिपरेशन भी इसी हेनरी लॉ से, क्योंकि आप CO2 गैस के ऊपर जितना प्रेशर लगाओगे वो उतनी ही इजीली वहां पे क्या होगी, डिसॉल्व होगी। एक नेक्स्ट एप्लीकेशन भी आ सकती है, नंबर 2 थी। नंबर 3 एनॉक्सिया। देखिए कैसे, एट हायर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड, जब आप बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो एयर का प्रेशर क्या होता है, लो। एयर प्रेशर क्या होता है, लो। जब एयर का प्रेशर लो होगा तो सोलबिलिटी जो ऑक्सीजन गैस की है, सोलबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड, वो भी किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। जब भैया आपने ये भी लो कर दिया तो ये भी लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जब प्रेशर लो हुआ, सोलबिलिटी भी लो हुई, तो पर्सन क्या होगा, ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन डू नॉट गॉट प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, प्रॉपर ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा बॉडी में क्या होगी, थकान फील होगी, हेडेक फील होगा, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द एनोक्सिया। तो यानी एनोक्सिया भी देखा जाए तो एक तरीके से हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड पूरा का पूरा फिनोमेनन बनने लग रहा है यहाँ पे। तो यहां से भी बहुत, और ऐसे ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो बन सकती हैं हमारे पास में। फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, कई बार देखा होगा किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग लगा देते होते हैं ऑक्सीजन और ट्रॉमा के टाइम पे, या किसी तकड़ा कोई शॉक लगा उस टाइम पे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर कई बार देखा होगा उसको पंप से भी हम लोग हवा दे रहे होते हैं, वो पंप क्या करता है, अंदर प्रेस करता है एयर को, ऑक्सीजन को। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए हेनरी लॉ तो हम लोग को क्लैरिफाई हो गया, अब देखते हैं इसके कुछ एक न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देते हैं हम लोग। अब देखिए एक न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान देते हैं, हेनरी लॉ के ऊपर। ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। तो क्या कर रहे हैं न्यूमेरिकल के, भाई टेम्परेचर दे दिया जिसका हमारे पास फिलहाल तो फॉर्मूले में कोई रोल नहीं है। देखिए जो हमने फॉर्मूला किया था वो क्या था, P इज इक्वल टू KH इंटू में X, P इज इक्वल टू KH इंटू में X। अब ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो जो KH की यूनिट होती है वही P की यूनिट भी आएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिटलेस है। क्या है ये, यूनिटलेस है। तो यानी ये ध्यान रखना कि जब भी न्यूमेरिकल करना है दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे KH की वैल्यू किलो बार में गिवन है, जबकि यहाँ पे P की वैल्यू जो गिवन है वो बार के अंदर गिवन है। तो ऐसे केस में क्या करना है, 0.987 मतलब फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को,
इंटू में 76.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर मुझे क्या रखना पड़ेगा 3। क्यों 3? क्योंकि मेरे पास किलो बार है, तो किलो बार में 76.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या करने वाला हूं 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बार। इंटू में क्या आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। हाँ तो देखो यहां पे क्या आ गया हमारे पास में मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, क्या मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन किस चीज का देख रहे हैं हम लोग फिलहाल के टाइम पे? नाइट्रोजन गैस का। अगर नाइट्रोजन गैस की मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए एक सिंपल एक ट्रिक याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर आपको जब भी सोलबिलिटी की बात करेगा तो 1 लीटर 2 लीटर कुछ ना कुछ ऐसे वहां पे बोलेगा ही। तो यहां पे जो 1 लीटर है हम लोग का, वो 1 लीटर का मीनिंग होता है कि 1 केजी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम बात करें मास की तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और डेंसिटी वाटर की हमेशा क्या होती है 1, तो 1 लीटर का मतलब अगर मैं रख रहा हूं तो यहां पे मेरा मास क्या बनने वाला 1 केजी। मास क्या बनेगा 1 केजी। और इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं वाटर के कैलकुलेट करूं तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे मेरे पास में 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, वाटर का मोलर मास 18, तो टोटल आ गया 55.55। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां फिलहाल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो कि मुझे कैलकुलेट करने हैं अपॉन में 55.55। तो यहां सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 0.987 इज इक्वल टू 76.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू में नंबर ऑफ, गुड आफ्टरनून बेटा, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू में 55.55। अब मुझे क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। प्लस में 55.55, तो इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। 0.987 अपॉन में 76.48 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.55। मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ। 0.987 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस में 0.987 इंटू में 55.55, ये बन गया मेरे पास में पूरा